हाँ भाई, 11th में जो करके आए हो उसको भूल जाओ थोड़ी दिन के लिए, क्योंकि 12th के अंदर 11 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक बात है, कुछ भी नहीं है सिर्फ वेक्टर को छोड़ के, और उसका भी इस्तेमाल अलग से नहीं पढ़ना हमें, वेक्टर क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है हमें उसे। ठीक बात है क्या? सबसे पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक बात है, 10th में हम ये पढ़ के आ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत अगर तुम्हें याद है, नहीं है तो जब हम पढ़ेंगे साथ में तो याद दिलवाता जाऊंगा मैं। ठीक बात है, तो अब जो ये चैप्टर है हमारा ये रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट पे, यानी जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दो चैप्टर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़ने, उसके बाद जो चैप्टर आएंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। किससे होंगे? डायनामिक्स का मतलब तुम्हें पता ही है, 11th में भी पढ़ के आए हैं, क्या होता है, मोशन। तो जब चार्ज मोशन करने लग जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, लेकिन वो बाद में, बाद की बात है। फिलहाल हमें दो चैप्टर किसके पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक बात है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, चार्ज। क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज? कल डिस्कस किया था हमने थोड़ा सा, क्या है बताओ कोई? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो चार्ज कैरी करते हैं। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से तो चार्ज होता है। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, या फिर हम इसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, जो हर एक मैटर के पास होती है। ठीक बात है, जो हर एक मैटर के पास होती है। मैटर के पास चार्ज होता है, चाहे कैसा भी मैटर हो। ठीक बात है, किस फॉर्म में होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, जो तूने बोला अभी गौरव। ठीक बात है क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये हम 9th में पढ़ के आए थे, याद है क्या? कहां पर होते हैं दोनों? फिर एटम में। कहां पर होते हैं, एटम। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। ये तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो साथ में। ठीक बात है क्या? तो चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है उसकी। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। आगे जब भी हम चार्ज को क्वेश्चंस में सोल्व करेंगे या कहीं पर भी, तो हम क्या लिखेंगे उसको, किससे दिखाएंगे, क्यू से। किससे दिखाएंगे, क्यू से। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, कूलम। इसको याद कर लो। ठीक है, पेपर में पूछी जाती है क्या, मतलब सीधा फंडामेंटल यूनिट नहीं पूछते हैं, हमें पता है ना फंडामेंटल यूनिट होते, 11th में पढ़ा था हमने। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, एमसीक्यू में भी नहीं बनते, लेकिन हाँ डिराइव्ड यूनिट्स पूछ लेते हैं हमसे। ठीक है, तो जिसमें हम चार्ज यूनिट का भी यूज करेंगे। तो यूनिट क्या होती है, कूलम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गई बात, कोई डायरेक्शन नहीं होती। किससे कंपेयर कर सकते हैं, मास। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, हाँ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैटर है, मैटर की डेफिनेशन ही क्या है, मैटर की डेफिनेशन क्या है, हाँ जो भी चीज स्पेस घेर रही है और जिसके पास क्या है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैटर। ठीक है, तो मास भी क्या होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और कैसी होती है, कैसी क्वांटिटी है, वो भी स्केलर। ठीक है, अब चार्ज दो टाइप का होता है, ये सबको पता है, कैसा कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ये चीज तुमने पढ़ी रखी है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक बात है क्या, क्या सिर्फ अनलाइक चार्जेस ही अट्रैक्ट करते हैं? मान लो मेरे पास एक बॉडी है जिसपे कोई चार्ज है, ठीक है, और इधर एक बॉडी है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है वो। कोई चार्ज ना होने का मतलब क्या है, न्यूट्रल है वो। ठीक है, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगी?
बोलो। नहीं कर पाएगी। सोचो, कभी करा है ऐसा? सर में पेन को रगड़ के और उससे कागज उठाया है क्या? अब रगड़ने से पेन क्या हो गया? चार्ज हो गया। क्या उस कागज को भी तुमने चार्ज किया था क्या? तो फिर उसने तो अट्रैक्ट कर लिया, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या दोनों अपोजिट चार्ज हो गए उस पे? ये क्यों हुआ, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक बात है क्या? वैसे अगर हम चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को, मतलब के लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ठीक बात है क्या? चार्ज को मेजर करने का, क्या किसी बॉडी पे कैसा चार्ज है, किसी बॉडी पे कैसा चार्ज है, ठीक है, और कितना है, ज्यादा है कम है, उसके लिए एक वो बना रखा है इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इससे हम किसी बॉडी पर कैसा चार्ज है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? बिल्कुल इसका बेसिक सा फंक्शन बताता हूं मैं, बेसिक से स्ट्रक्चर की तरह। ठीक बात है क्या? एक बोतल है, मान लो, क्या है? एक बोतल है। ठीक बात है क्या? उसको ऊपर सील कर रखा है, हवा हवा ताकि अंदर ना जा सके। ठीक है, दो प्लेट डली हुई है मेटल की। ठीक बात है, क्या डली हुई है? दो। ठीक है, और उस मेटल की प्लेट पे क्या कर रखा है हमने? वो लगा, गोल्ड फॉइल लगा रखी है। क्या लगा रखी है? गोल्ड फॉइल लगा रखी है। क्या लगा रखी है? गोल्ड फॉइल। ठीक बात है क्या? ठीक है, अब ये दोनों पत्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में क्या हो रखी हैं? जुड़ रखी है, ताकि जो भी चीज मैं इस पे टच करूं, जो चार्ज है वो दोनों में फ्लो हो जाए। जो चार्ज क्या है वो दोनों में फ्लो हो। ठीक बात है क्या? हाँ या ना? अब मान लो मैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आया। क्या लेके आया? पॉजिटिव। वो मैंने यहाँ पर टच करवाई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी मैंने यहाँ पर टच कर, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? क्या करेंगे? तो क्या दूर दूर हो जाएंगे ये एक दूसरे से? हाँ या ना? ठीक बात है क्या? तो अब इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है, एक बॉडी मेरे पास ऐसी है जिसपे कौन सा चार्ज है मुझे पता है, वो मुझे क्या है? पता है। मान लो मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मैंने टच करवा दिया उसको, दोनों ये क्या हो गए? दूर दूर। सही बात है क्या? ठीक है, अब क्या होगा? अब मैं वो बॉडी लेके आऊंगा जिसपे मुझे चेक करना है कि कैसा चार्ज है, जिसपे मुझे चेक करना है कैसा चार्ज है। ठीक है, इसको हटा के मैं इसको टच करवाऊंगा यहाँ पर। सही बात है क्या? अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, अगर इस पे, तो क्या पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा? पहले भी पॉजिटिव था और पॉजिटिव आ जाएगा क्या? तो और दूर दूर जाएंगे या पास पास आएंगे? और दूर दूर जाएंगे। तो मुझे पता चल जाएगा इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई क्या बात? अगर इस पे कैसा चार्ज हुआ तो नेगेटिव चार्ज आके पॉजिटिव को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। तो ये पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे? पास पास आए। समझ में आ गया? तो मुझे पता चल जाएगा इस बॉडी पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इससे पता कर सकते हैं हम कि कोई बॉडी पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज। समझ में आई क्या बात? ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है यहाँ से, वैसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता, बस पता होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में दे रखा है ये हमारे। ठीक बात है क्या? यहाँ तक की अब तक की सारी बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर नहीं है? ये सारी चीजें वो हैं जो हमने पहले से पढ़ रखी है। ठीक बात है क्या? आगे चलते हैं। चार्ज और मास दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी हम पढ़ चुके हैं, दोनों क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? यानी हर एक मैटर के पास होंगी ही होंगी, मास भी होगा, और क्योंकि अल्टीमेटली सारा मैटर किससे बना है? एटम से। किससे बना है? और एटम के पास मास भी है और एटम के पास चार्ज। समझ में आई ना बात? ये ठीक बात है क्या? एटम का मास हम 9th में पढ़ चुके हैं, तुमने 11th में केमिस्ट्री में फिर से भी पढ़ा होगा उस चीज को। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। क्या मास नेगेटिव हो सकता है? क्या मास नेगेटिव हो सकता है? क्या नेगेटिव हो सकता है? मास तो नेगेटिव नहीं हो सकता, वेट नेगेटिव हो सकता है।
क्या नेगेटिव हो सकता है? ये हमने पढ़ा था 9th में भी और 11th में भी, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, पता है ना? तो मास कभी भी नेगेटिव नहीं, क्योंकि मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो नेगेटिव भी नहीं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था फिजिक्स में, कभी भी अगर नेगेटिव का साइन आ रहा है तो वो क्या दिखा रहा है हमें? अपोजिट डायरेक्शन। क्या दिखाता है? अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आई ना ये बात? कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। फिर क्या है? चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, लेकिन जो मास है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर है? स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है, मान लो गाड़ी है, खिलौना गाड़ी है, मैं चला रहा हूं उसको, मैं बहुत तेज चलाऊं, या अपनी कार ले लें, है ना, कोई कार 40 की स्पीड पे चलती है, कोई कार 300 की स्पीड पे चलती है। अब वो कार जब 300 की स्पीड पे चल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी उसमें नए एटम बनने लग जाएंगे या फिर नए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनने लग जाएंगे, वो तो सेम ही रहेंगे ना। और अगर वो सेम है तो इसका मतलब उस पर चार्ज भी कॉन्स्टेंट है। समझ गए क्या बात को, है ना? लेकिन मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। मास किस पे डिपेंड करता है? स्पीड से। कैसे डिपेंड करता है? किस फॉर्मूले से डिपेंड करता है? m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस v अपॉन c, ठीक है। c क्या है तुम्हें पता ही है, क्या है? लाइट की स्पीड है। v क्या है? जिस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट चल रही है। m नॉट क्या है? रेस्ट मास। m नॉट क्या है? रेस्ट मास। यानी जब वो चीज खड़ी है तो उसका मास कितना है, उसको हम क्या बोल देंगे, है ना, जब रेस्ट पे है चीज तो जो मास है, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आ रहा है? नीचे क्या है? 1 माइनस समथिंग है, क्या है? 1 माइनस, है ना। 1 में से जितना बड़ा नंबर माइनस करूंगा मैं उतना ही नीचे छोटा हो जाएगा, और नीचे छोटे होने का मतलब है जो टोटल आंसर है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। समझ में आई ना? डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर उतना ही हमारा बड़ा है। सही बात है क्या? और 1 में से बड़ा नंबर कब माइनस होगा? जब इसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। नहीं समझ में आई बात, है ना? अगर v अपॉन सी में न्यूमरेटर यानी v बड़ा होगा तो सारा आंसर सोल्व करके बड़ा नंबर आएगा। नंबर बड़ा आएगा तो 1 में से वो बड़ा नंबर माइनस करूंगा मैं, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, 1 माइनस समथिंग हो जाएगा वो, हाँ या ना? और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये पूरा आंसर बढ़, यानी अगर v बढ़ेगी, अगर v बढ़ेगी तो मास भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक टाइम अगर ऐसा आया जब v इज इक्वल टू, अगर v इज इक्वल टू सी हुई तो ये कट के क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 और कुछ भी अपॉन 0, और वाह भाई वाह वाह, नॉट डिफाइंड। या फिर इस केस में फिलहाल हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। क्या कहेंगे? यानी मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी अगर यशिका भागने लग जाएगी लाइट की स्पीड से तो यशिका का मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। समझे इस बात को? ठीक है। तो ये भी एक रीजन है इस चीज का कि हम कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकते जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। समझ में आए क्या? मैन मेड कोई भी चीज आज तक ऐसी नहीं है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। क्या लाइट की स्पीड कांस्टेंट है या मीडियम डिपेंडेंट है? मीडियम है या नहीं है? कहां पढ़ा था? कहां पढ़ा था? 11th में पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने पढ़ा था, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही क्यों है? क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग, वैक्यूम में कुछ और, हवा में कुछ और, कांच में कुछ और, पानी में कुछ और। समझे ना इस चीज को, हाँ या ना? वेरी गुड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जो हमारा मास है वो किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है वो भी समझ में आ गया, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया। सही बात है क्या? अब हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक बात है। सबसे पहला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो हमें
डाल्टन ने बताया था एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो बस एटम नहीं बन सकते, तो एटम जिनसे बना है वो भी ना हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है, ना तो चार्ज को, बस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। सही बात है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सही बोला। जो मैंने बात बोली, जो स्टेटमेंट दी, बिल्कुल सही है। पक्का। क्या गलत है? क्या? प्रोटॉन मूव नहीं करते। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज को नहीं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो भाई। एनर्जी दे के एनर्जी निकाल के किसको एक्साइट कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन को। क्या प्रोटॉन को अब तक एक्साइट किया है तुमने? नहीं किया ना। ठीक है। तो जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक बात है भाई। चलो, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक बात है। जैसे मतलब क्या है? जैसे मतलब क्या है? मान लो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ा था, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। ऐसा सिस्टम जो बाहर की दीन दुनिया से अनजान है। ठीक है। सिस्टम क्या होता है? जिसके बारे में सिर्फ हम बात कर रहे हैं। और आइसोलेटेड मतलब बाहर से कोई लेना देना नहीं है। मान लो इसमें दो बॉडी हैं, तीन मान लो। ठीक है। एक पे +2 चार्ज है, एक पे +3 चार्ज है, एक पे -1 चार्ज। ठीक बात है। तीनों को छुआ दिया आपस में, क्या करा? टच करवा दिया। टच करने के बाद फिर दूर कर दिया। समझ में आई बात? तो जब हमने टच करने के बाद दूर करा तो एक बॉडी पे चार्ज आ गया +1, एक बॉडी पे चार्ज आ गया +2। तो बताओ तीसरी बॉडी पे कितना चार्ज होगा? बोलो। +1 होगा। कितना होगा? ठीक है। टोटल चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। यहां पर टोटल चार्ज कितना है मेरे पास? +3 +2 +5 -1, तो कितना हो गया? +4। कितना चार्ज हुआ? तो यहां भी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो दो ये और एक ये, 3। 4 बनाने के लिए कितना और चाहिए? तो इस पे चार्ज कितना आएगा? ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा, भैया सब पे बराबर क्यों नहीं हुआ जब हमने इसे छुआ दिया? तो सही बात है ना, बांट लेना चाहिए सबको बराबर बराबर। ठीक बात है। तो ये वाला कंसेप्ट आएगा हमारा अगले चैप्टर में, कैपेसिटर में। ठीक है। कोई भी बॉडी कितना चार्ज होल्ड कर सकती है वो डिपेंड करता है उसके साइज पे। किस पे डिपेंड करता है? अगर ये तीनों सेम साइज के होते, अगर ये तीनों, तो तीनों पे बराबर बराबर चार्ज बढ़ जाता। लेकिन अब हमें तो ये नहीं बोला कि साइज सेम है, तो में आ गई। और ना इन पे चार्ज भी सेम है, तो इसका मतलब सब पे चार्ज सेम नहीं होगा। लेकिन होगा कितना? +4। कितना होगा? +4। समझ में आई ये बात? हाँ या ना? चलो, उसके बाद क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सबसे छोटा चार्ज होता कितना है। सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, अकेले, वो कितना होता है। समझ में आई ना बात? हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। ठीक है। और अब जैसे बाजार जाते हो, है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूरी मिलती है, हमें तोड़ के नहीं मिलती। समझ में आई बात? जैसे घिया लेने जाओगे, है ना, मम्मी ने बोला 1 किलो घिया लिया। अब तुम 1 किलो घिया लेने गए और वो 1 किलो में 2 घिया चढ़ गई, मान लो वजन कम रह गया, वो तीसरी घिया रखता है। अब वैसे थोड़ी करता है कि लो जितनी चाहिए उतनी काटी रख दी, बाकी को साइड में रख लिया। कटी हुई घिया तो खराब हो जाएगी। समझ में आई क्या ये बात? ठीक है। तो
तो तब क्या है भैया, क्या बोलते हैं कि भाई जितनी है उतनी ले जा, 10 रुपए ज्यादा होगा या 5 रुपए ज्यादा होगा उतने ले लो, ठीक है, हाँ या ना। तो कुछ ना कुछ मिनिमम क्वांटिटी है, उससे कम वो तुम्हें तोल के नहीं दे सकता। समझ में आई ना बात। इसी तरह मिनिमम चार्ज कितना है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, तो वो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक चीज मिसिंग है इसमें, क्या? माइनस, ठीक है। ये सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आ गई ना बात। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो एक कूलम चार्ज भी बनता होगा, कितना चार्ज बनता होगा? क्योंकि एक कूलम से तो बहुत छोटा है, हाँ या ना। तो एक कूलम चार्ज कब बनेगा? एक कूलम चार्ज कब बनेगा, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज कब बनेगा? देखो इलेक्ट्रॉन पे कितना है, इतना, हाँ या ना। अब इसी चार्ज को एक कूलम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से इसे डिवाइड करना। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतने कूलम चार्ज है। तो एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होगा? तो ये क्या करेंगे, इससे लाके डिवाइड करेंगे, ठीक बात है। जब इसको डिवाइड करके आंसर लिखेंगे हम, तो 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। समझ गए क्या? 6 गुना 10 की पावर कितनी? 18। 10 की पावर कितनी? इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलाकर कितना चार्ज बनेगा? एक कूलम चार्ज बनेगा। समझ में आई ना? कितने इलेक्ट्रॉन है, समझ गए? 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। तो सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ठीक है। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? सेम, बस साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? समझ में आई क्या बात? सेम चार्ज होता है, बस पॉजिटिव चार्ज, ठीक बात है। इसलिए एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर आयन नहीं है, अगर आयन नहीं है तो एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, कैंसिल आउट। समझ गए क्या? इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? लेकिन इनका मास सेम नहीं होता। प्रोटॉन लगभग 2000 गुना ज्यादा भारी होता है, किससे? इलेक्ट्रॉन। तो जब इसलिए हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड नहीं करते। समझ में आई बात? ठीक है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। तो अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, समझ गए ना। अब मान लो ये करेंसी हो गई, मान लो क्या हो गई? करेंसी। हम इलेक्ट्रॉन में डील करते हैं, सामान लेंगे तो पैसे की जगह हम क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या देंगे? ठीक है। तो क्या मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन से कम पैसे दे सकता हूं? अगर सबसे छोटा सिक्का ही किसका है? एक इलेक्ट्रॉन का है, तो क्या इससे कम पैसे तुम्हें दिए जा सकते हैं? नहीं दिए जा सकते। तो अगर मैं तुम्हें पैसे देना चाहूंगा तो या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, या तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, या तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा, या तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा, हाँ या ना। ठीक है। तो जब चार्ज ट्रांसफर होता है, जब चार्ज ट्रांसफर, तो क्या ट्रांसफर होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो कैसा हो सकता है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया? नहीं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बोलता है कि चार्ज जो है वो क्वांटा यानी पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होता है, यानी पूरे होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में ट्रांसफर होता है। समझ में आई? बहुत कंटिन्यूअस ट्रांसफर नहीं होता। जैसे पानी है, क्या है? कंटिन्यूअसली बहता रहता है ना, बीच में कहीं भी रोक दूंगा उतनी क्वांटिटी चली गई उसमें। समझ में आई क्या बात? लेकिन चार्ज का ट्रांसफर पानी की तरह कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, समझ गए ना। वहां पर फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। समझ में आई क्या? होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल नंबर मल्टीपल ऑफ, है ना। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन।
ऐसे समझ में आई क्या बात? हाँ या ना? ठीक है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, और n क्या है? होल नंबर। n क्या है? होल नंबर। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए दो बॉडी को रब किया या पेन को रब किया मैंने सिर में, ठीक है, आगे बनाया होगा मैंने क्वेश्चन इस पे, ये रहा, जैसे ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, पूछ रहा है क्या इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है? क्या इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है? समझ में आ गई क्या बात? तो अब यहां पर हमें कुछ सोल्व नहीं करना है, एक छोटी सी बात सोचनी है कि इतने चार्ज के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। सही बात है क्या? क्योंकि चार्ज कब जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएंगे जब। समझ में आई क्या बात? तो इतने चार्ज के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ठीक है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस पे इतना चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पे इतना ही माइनस का चार्ज आ जाएगा। दोनों पे सेम रहेंगे क्या? तो बस मुझे ये देखना है कि मुझे इतने चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अगर वो नंबर होल नंबर आया तो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, वरना ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई क्या बात? पक्की बात है? तो अब कॉपी निकाली रखी है, फटाफट बताओ इतने चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। करो, कर लिया? अभी अभी निकालो, कब सभी करो फिर। हम अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, ठीक बात है क्या? साइन छोड़ दो, अभी हम मैग्नीट्यूड लेके करते हैं, ठीक बात है? अब कितना चार्ज ट्रांसफर करना है? 1 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है ना? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Q इज इक्वल टू एन बी। क्या है? Q इज इक्वल टू एन बी, अभी पढ़ा है हमने। कितना चार्ज ट्रांसफर होता है? होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है क्या? तो Q कितना ट्रांसफर करना है हमें? 10 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -18। n मुझे निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? इतना। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? n की। 8 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -9। अब इसको सोल्व करो। हाँ बोलो, 10 लगा दूं? 2 आ गया? हाँ या ना? और 18 19 से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, एक 10 और मिल जाएगा मुझे। तो 10 10 जा 100/2, कितना आया? तो क्या ये होल नंबर है? नहीं समझ आया? क्या ये होल नंबर है? क्या 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? तो इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आई ना बात? कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है, तो ये तुम्हारे 12th का पहला न्यूमेरिकल है। आसान लगा क्या? बस समझते जाओगे तो सब आसान लगता चला जाएगा। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब ये थी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने? क्वांटाइजेशन। कौन सी पढ़ी? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि चार्ज कभी भी कॉन्टिन्यूअसली फ्लो नहीं होता है या फिर ट्रांसफर नहीं होता है। चार्ज का ट्रांसफर होता है इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, यानी पैकेट्स के रूप में। ठीक बात है क्या? पैकेट बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो होल नंबर में। किसमें होंगे? होल नंबर। नहीं समझ में आई बात? वेरी गुड। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी एडिटिविटी। क्या है? समझ में आ गई ना? मतलब क्या? जैसे अभी वो पीछे हमने सिस्टम वाला क्वेश्चन नहीं किया था, आइसोलेटेड सिस्टम वाला, कि बहुत सारे चार्ज हैं एक जगह, तो नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज कितना? तो अब चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर है, तो सिंपल एडिशन करना है हमें, बस हमें पता चल जाएगा कि कितना चार्ज है ना। वेक्टर होता तो वेक्टर एडिशन करना पड़ता, लेकिन ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है,
तो जैसे 3 2 और -1 था, कितना था, +3 +2 और -1 चार्ज था। तो सिंपली क्या करना है, ऐड करना है, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो कितना आया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो स्केलर एडिशन ही करना है इसका, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्या हाथ को जोड़ रहा है, बहुत हो गया, ये तो हल्की हल्की बातें हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्या है कि हम चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। अब चार्ज तो है, हर बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है जब तक हम उसे चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम बॉडी को चार्ज कैसे दे सकते हैं। तो 3 बेसिक तरीके हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के, जिनमें से सबसे पहला क्या होता है, कंडक्शन। क्या होता है, कंडक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या करना है, बस दोनों चीजों को छुआ देना है, जिस बॉडी पे चार्ज है उससे दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल सिंपल, सिर्फ दोनों को क्या करके रखना है, टच करके रखना है। इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे भी आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे भी। क्या बराबर बराबर आएगा या नहीं आएगा, तो वो अभी हमने डिस्कस किया था, वो साइज पे डिपेंड करता है। अगर साइज सेम होगा तो दोनों पे, जैसे इस पे जैसे 4 कूलम है, इस पे दोनों को मैंने टच कर दिया, तो अगर साइज सेम है तो इस पे भी 2 कूलम और इस पे भी 2 कूलम, और अगर साइज सेम नहीं है तो साइज के हिसाब पे दोनों पे चार्ज बढ़ जाएगा। समझ में आई क्या बात, पक्का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा चार्ज है बेटे, 4 कूलम बहुत ज्यादा, इतना मतलब कि नहीं हो सकता। अभी जब पढ़ेंगे हम कैपेसिटर तब तो मैं समझाऊंगा कि इतना चार्ज देने के लिए कितनी बड़ी हमें चाहिए होगा, कोई बॉडी कितनी चाहिए होगी। ठीक है, तो फिलहाल ये याद रखो कि चार्ज हम कैसे कर सकते हैं किसी बॉडी को, चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि दोनों को टच करेंगे तो चार्ज हो जाएगा। ठीक बात है क्या। दूसरा तरीका है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अब ये क्या तरीका है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लेके आना, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लेके आना। ठीक है, ये वही तरीका है, ये वाला। ठीक है, अब एक्सप्लेन होगी ये बात कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा हमें, पोलराइजेशन। क्या सीखने को मिलेगा, पोलराइजेशन। ठीक है, मान लो एक चार्ज बॉडी है मेरे पास, इस पे कैसा चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, और थोड़ी देर के लिए हम स्लैब ही लेते हैं, उस पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप की बॉडी है मेरे पास, इस पे कैसा चार्ज है, पूरी पे चलो पॉजिटिव मान लो, कैसा चार्ज है। अब मैं इसके पास एक दूसरी न्यूट्रल बॉडी लेके आया। क्या लेके आया, अब न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है उस पर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब ये है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। जब मैं इसके पास दूसरी न्यूट्रल बॉडी लेके आया तो क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा और किसको रिपेल करेगा, तो क्या होगा, इसके अंदर इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा और इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा। ठीक बात है क्या, नहीं समझ में आई ये बात, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, अब मुझे तो इसको चार्ज करना है, मुझे तो इसको क्या करना है, ये जैसे मैं हटाऊंगा ये वापस से पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, वापस से न्यूट्रल हो जाएगी, है ना। ये चार्ज का 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाना, इसी को बोला जाता है पोलराइजेशन। क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। समझ में आई बात। अब जब मैं इसको हटा दूंगा अगर इस वाली स्लैब को, तो क्या होगा, ये पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा, वापस से न्यूट्रल। समझ में आ गई क्या बात। अभी एक हिस्सा नेगेटिव है, एक हिस्सा, तो अब मेरे पास 2 तरीके हैं इसको चार्ज करने के, है ना। पहला तरीका क्या है कि कोई दूसरी बॉडी ला दूं मैं, इससे टच करा दूं, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर इसको हटा लूंगा क्योंकि नेगेटिव तो इधर ही अक्यूमुलेट रहेगा सारा, फिर इसको हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, तो बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ में आई क्या बात, है ना, आया ना। ठीक, या फिर दूसरा तरीका क्या है, अर्थिंग। क्या है, इसको नीचे जमीन में जोड़ दूंगा। अब इलेक्ट्रॉन, अर्थ क्या है, कितना भी करंट समा सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भरमार, समझ गए क्या। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ,
या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। समझ में आई क्या बात, हाँ या ना। वैसे तो होगा क्या, नीचे से इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे न्यूट्रल कर देंगे, तो इधर भी नेगेटिव हो जाएगा, इधर तो पूरा कैसा चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। समझ में आई ना बात। तो दो तरीके हैं मैं इसको कैसे, है ना, ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय, यानी जब मैंने उनको एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं रखा लेकिन फिर भी मैंने दूसरी बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, दूसरी बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और तीसरा है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये तो हम डेली लाइफ में करते ही रहते हैं, है ना। सर्दियों में देखने को भी बहुत मिलता है हमें, वो स्वेटर उतारते हैं तो चट चट चिंगारियां, वो क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, फिर वो चार्ज जब लीक होता है तो हमें क्या दिखता है, वो चट, जैसे आसमान में बिजली चमकती है, वो भी चार्ज ही लीक हो रहा होता है, समझ में आया क्या। तो जैसे हम पेन को किस में रगड़ते हैं, बाल में, तो ये भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, किस किस के बीच में, पेन के बीच में और बालों के बीच में। नहीं समझ में आई बात, पक्की बात है क्या। तो इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक बात है। ये जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कैसे पता लगा था, तो जब ग्लास रोड को किससे रगड़ा था हमने, सिल्क के क्लॉथ से रगड़ा, तो ग्लास रोड पे जो चार्ज आया उसको हमने क्या बोला, पॉजिटिव, और जो सिल्क के कपड़े पे जो चार्ज आया उसको हमने क्या बोला, नेगेटिव। ठीक बात है ना। तो ग्लास रोड पे तो चार्ज आया नहीं, बल्कि ग्लास रोड से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ठीक बात है ये, ठीक है। तो इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक बात है। चलो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। कल से हम जो चैप्टर का असली जो रूप है वो कल से तुम्हारे सामने आएगा, कूलम्स लॉ से, ठीक है। तो आज बस इसी को रिवाइज करेंगे, ठीक बेटे।